5 चुड़ैल गरीब बेटियों की अत्याचारी माँ। भूतिया लोक में कश्मीरा नाम की एक चुड़ैल अत्याचारी माँ थी जो अपनी 5 चुड़ैल बच्चियों पर अत्याचार करती थी। उसकी 5 बच्चियां बहुत छोटी थी। एक तो टुन्नू नाम की 3 साल की प्यारी सी बच्ची थी जो सिर्फ अभी बैठ ही पाती थी। ऐसे ही एक दिन कश्मीरा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी 5 बेटियां साफ सफाई कर रही थी। यहाँ तक कि टुन्नू के हाथ में भी एक छोटा सा कपड़ा था जिससे वो खेल भी रही थी और सफाई भी कर रही थी। तभी उससे बड़ी 6 साल की चुड़ैल शिभू तस्वीर साफ कर रही थी जो उसके हाथ से छूट जाती है। उसके गिरने की आवाज से कश्मीरा उठ जाती है और कहती है, हे भगवान, आखिरकार इन्होंने मेरी नींद खोल ही दी। इन 5 बदतमीज लड़कियों से ठीक से काम भी नहीं होता। अब तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके खड़े होते ही चारों बच्चे डरकर पीछे होने लगते हैं और सबसे बड़ी 8 साल की पायल टुन्नू को गोद में ले लेती है। चुपचाप बता दो किसने ये फोटो गिराई। ये फोटो तो बच गई पर मेरी नींद खुल गई। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बताती हो या नहीं बताती? वो मुझसे। क्या तूने तोड़ा है? मैं साफ कर रही थी, वो मुझसे तस्वीर गिर गई। अच्छा, तो तुम दोनों सच नहीं बता रही हो, झूठ बोल रही हो ना एक दूसरे को बचाने के लिए। ऐसा कह रही हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वो चांडाल चुड़ैल अत्याचारी माँ एक डंडा उठाकर अपनी चारों बच्चियों के हाथ पर तेज तेज मारती है, जिसके बाद वो बहुत रोने लगती हैं और सबसे छोटी दोनों को एक एक चांटा मारती है और कहती है, जानते हो ना, तुम 5 बच्चियां मेरे लिए बराबर हो, इसलिए मैं टुन्नू को भी नहीं छोड़ूंगी। पर माँ, वो बहुत छोटी है, उसे किसी चीज की समझ भी नहीं है। देखिए ना वो कैसे रो रही है। आप उसे कुछ मत कीजिए। हाँ माँ, वो बहुत छोटी है, उसे कुछ भी समझ नहीं है जो आप हमारे साथ करती हो। अच्छा, तो तुम दोनों को बहुत समझ है, तभी तो जुबान कैंची की तरह चल रही है। अभी तुम दोनों को लाइन पर लाती हूँ। तभी वो उन दोनों चुड़ैल बच्चियों को अपने जादू की शक्ति से उल्टा लटका देती है, जिसके बाद वो दोनों बहुत रोने लगती हैं। माँ, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मार रहने दीजिए, दोनों बेचारी माफी मांग रही हैं आपसे। हम संभल कर काम करेंगे आगे से। ठीक है, इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार माफ नहीं करूंगी। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। और तुम दोनों, पायल, नेहा, चाय बना कर लाओ मेरे लिए। जी माँ। तभी दोनों बच्चियां रसोई में चाय बनाने जाती हैं। एक अदरक कूटती है, दूसरी बर्तन में पानी डालती है। तभी टुन्नू आकर कहती है, दीदी भूखी पेट में अब वापस आना है। इसे भूख लग रही है नेहा, इसे फ्रिज में से खिचड़ी निकाल कर खिला दे जल्दी से। अगर माँ आ गई तो उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें फिर से सजा देंगी। हमारी माँ इतनी अत्याचारी क्यों है, इतनी चांडाल जैसी? पता नहीं कब तक हम पर ये जुर्म करेंगी। पता नहीं क्यों वो हमें अपनी बेटियां नहीं मानती। काश हमारी माँ होती। सौतेली माँ तो हमें बहुत मारती है। पिताजी ये सब जानते नहीं, वरना वो माँ को सबक सिखाते। दीदी बुक्की। अरे फिर से रोने लग गई। नेहा, इसे खाना खिला दे, मैं चाय बनाकर माँ को दे दूंगी। ठीक है दीदी। तभी चुड़ैल पायल अत्याचारी कश्मीरा को चाय देकर आ जाती है। चाय पीने के बाद वो रसोई में जाती है तो नेहा को खिचड़ी खिलाते हुए देखती है और उसकी कटोरी में लात वो मार देती है। मेरे से बिना इजाजत लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस खिचड़ी को फ्रिज से निकाल कर इस चुईया को खिलाने की? माँ, टुन्नू बहुत रो रही थी इसलिए उसको खाना खिला दिया। ये सुनकर वो बहुत मारती है। तभी पायल उसके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगती है और अपनी बहनों को ले जाती है। फिर कमरे में पायल की गोद में टुन्नू थी। तभी तीनों बहनें रो रो कर उसके गले लग जाती हैं और कहती हैं, दीदी, अत्याचार हम पर कब तक चलेगा? काश हमारी माँ हमारे पास होती। ये वाली माँ तो हमें बहुत मारती है। दीदी मुझे यहाँ नहीं रहना। पापा भी हमारी बातों को विश्वास नहीं करते और माँ भी उन्हें कुछ पता नहीं चलने देती। दीदी भूख लग रही है। हमारे पास शक्तियाँ भी नहीं है क्योंकि हमारी माँ ने हमसे शक्तियाँ छीन ली। काश मेरे पास जादू होता और मैं ऐसे चुटकी बजाती तो खाना आ जाता। तभी उसकी चुटकी बजाते ही स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। ये देखकर पांचों हैरान हो जाती हैं और झटपट सारा खाना खा जाती हैं। कुछ देर बाद उनका पिता राका आ जाता है और अपनी बच्चियों की ऐसी सूरत देखकर बोलता है, क्या हुआ मेरी 5 बच्चे, इतने मायूस क्यों हैं? चेहरे पर निशान कैसा? गोलू, क्या हुआ, मुझे बताओ। पापा, वो हम काम। गोलू बिटिया इतना कहने ही जा रही थी कि चुड़ैल कश्मीरा अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर अदृश्य रूप में उनके सामने आती है। पांचों डरकर सहम जाती हैं और राका से कुछ नहीं कहती। कुछ नहीं हुआ पिताजी। कहीं कश्मीरा ने तो तुम्हें कुछ कह तो नहीं दिया? मारा है उसने क्या?
ना 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 नहीं पिताजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, कभी भी कोई भी बात हो तो मुझे जरूर बता देना। अगर कुछ भी बोला तुमने तो कल पूरे दिन किसी को खाना नहीं दूंगी, बिजली के झटके अलग से दूंगी। क्या हुआ? तुम पांचों इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मेरे पीछे क्या देख रही हो? कोई है क्या? तभी राका पीछे मुड़कर देखता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। ऐसे ही कश्मीरा पांचों चुड़ैल बच्चों पर अत्याचार करती है। कभी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देती तो कभी घर के इतने काम कराती है कि गलत करने पर भी उन्हें मारती है। पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना देती है, तो कभी उनसे खाना बनवाकर बच्चों को जानबूझकर हाथ जला देती है। वो पांचों बच्चियों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और ये सब वो राका भूत के नाक के नीचे करती थी। राका सो रहा था तभी कश्मीरा कहती है, ये सफाई की है तुमने, कितनी धूल है। तुम पांचों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एक तो तुम पांचों लड़कियां हो, तुम्हारी वजह से राका ने मुझे अपना बच्चा नहीं करने दिया। तुम्हारी जिम्मेदारियां जो सौंपती, तुम 5 लड़कियों की वजह से मेरा अपना बच्चा नहीं है। इसका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। माँ आप क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, इसमें हमारी क्या गलती है? बहुत बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलतियाँ हैं। तुम 5 चुड़ैल लड़कियाँ ही हो। तुम मेरे लिए सौतेली और हमेशा सौतेली ही रहोगी। माँ आप एक बार अपना कर तो देखिए, हम आपको बहुत प्यार करते हैं पर आप हमें अपना नहीं मानती। क्या बोला? तेरी इतनी हिम्मत? तेरा तो आज गला दबा कर ही दम लूंगी मैं। ऐसा कहकर वो पायल का गला दबाती है। पायल छटपटाने लगती है। तभी राका आकर देख लेता है और जोर से चांडाल कश्मीरा को मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के साथ ऐसा करने की? अब समझ आया कि मेरी 5 चुड़ैल बेटियां इतनी क्यों सहमी रहती थी। और उस वक्त तुम ही पीछे खड़ी थी ना जब मेरी बच्ची गई थी। तुम उन्हें माँ का प्यार दोगी इसलिए मैंने और बच्चे नहीं होने दिए, पर तुम तो हैवान अत्याचारी माँ निकली जिसने चांडाल के रूप में मेरी बच्चियों पर अत्याचार किया। तुमने तो टुन्नू को भी नहीं छोड़ा। ऐसी औरत के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। तभी कश्मीरा चुड़ैल राका भूत के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है और कहती है, नहीं नहीं राका जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं अपनी 5 चुड़ैल बेटियों को बहुत प्यार दूंगी। उनके साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं आपको वचन देती हूँ। पर आप मुझे छोड़ना मत। अगर तुम सच में दिल से माफी मांग रही हो तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, पर कभी ऐसा किया तो फिर कभी मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। पिताजी माँ को माफ कर दीजिए, उन्हें कुछ मत कीजिए। देखा, जिन बच्चों के साथ तुम गलत कर रही थी वो अभी भी तुम्हारे लिए चिंता कर रही हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया राका जी। मेरी 5 बच्चियां मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आओ मेरे गले लग जाओ। तभी 5 चुड़ैल बच्चियां उसके गले लग जाती हैं। उसका बदलाव देखकर बहुत सब खुश होते हैं। इस तरह कश्मीरा अपनी 5 चुड़ैल बच्चियों का बहुत ख्याल रखने लगती है। जबलपुर नाम का एक गांव था जो एक समय में काफी सुखद और समृद्ध था, मगर कुछ समय से पूरा गांव मानो आतंक और खौफ के साए में जीने को मजबूर था। उस गांव में एक कुआं था जो काफी सालों पहले बना था। पूरा गांव की औरतें वहीं से पानी भरकर घरेलू कामों को निपटाती थी। शरबती और गंगा नाम की 2 औरतें कुएं पर खड़ी बातें कर रही थी। अरे गंगा, तेरी ये नाजुक कलाइयाँ किसी काम की नहीं। 10-15 लीटर की बाल्टी भी कुएं से खींच नहीं पा रही। अरे अब कितना जोर लगाऊं? एक तो कुआं इतना गहरा है, ऊपर से पानी से लबालब भरी बाल्टी को सरकने में समय तो लगेगा ही। अरे जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। अगर वो आ गए तो इसी कुएं पर हमारी ऊपर की टिकट कट जाएगी। सांझ का अंधेरा घेर आते ही सभी औरतें अपने गागर, बर्तन सब लेकर घर में घुसकर किवाड़ भेड़ लेती हैं। तकरीबन आधी रात कुएं से कुछ बच्चों के रोने की तेज आवाज सभी के कानों में पड़ती है। तभी शरबती खिड़की से झांकते हुए कहती है, देखो वो आ गए। नादान औरत, ये क्या करामात कर रही हो? भले ही वो दिखने में दुधमुहे हैं मगर हैं तो भूतिया बच्चे। अगर उन्हें हमारे जागने की भनक लग गई तो वो हमको नोच खाएंगे। ऐसा कहकर वो झटके से खिड़की बंद कर देते हैं। तभी कुएं के चारों ओर बैठे कुछ भूतिया बच्चे जिनकी खूंखार आंख जानवरों से दांत थे। अरे भूख के मारे पेट के अंदर कबड्डी मची हुई। ये धूर्त गांव वाले बाहर क्यों नहीं आते? लगता है आज भी हम भूतों को शिकार नहीं मिलने वाला। ऐसा कहकर सारे भूतिया बच्चे कुएं में कूद पड़ते हैं। रात के आधे पहर बीतने पर गांव घनघोर आंधी तूफान से भर जाता है। खिड़कियों की खड़खड़ाहट से विपिन की आंख खुलती है। अरे ये अचानक मौसम का रुख कैसे बदल गया? लगता है वो फौरन दरवाजा खोलकर रस्सियों पर टंगे कपड़ों को झटपट उतारने लगता है।
तभी उसे एक औरत कुएं में झांकती हुई दिखाई पड़ती है। बचाओ बचाओ, मेरा बच्चा कुएं में गिर गया है। अरे ओ बहन जी, कुएं पर क्यों खड़ी हो? भारी बरसात पड़ने वाली है, जल्दी से घर लौट जाओ। वो औरत लंबे हाथ बढ़ाकर विपिन को खींचकर कुएं के पास पटकते हुए एक भयानक चुड़ैल का अवतार धरकर बोलती है। तूने मुझ चुड़ैल को टोककर अपनी मौत को निमंत्रण दिया था। चुड़ैल उसका गला रेतकर भूतिया बच्चों के बीच फेंक देती है। भूतिया बच्चे एक साथ धावा बोलकर आदमखोरों की तरह उसका खून चूसकर वापस से कुएं में लौट जाते हैं। सवेरे पूरे गांव में रोना पीटना शुरू हो जाता है। अरे देखो लोगों का क्या हाल कर दिया है, उन हैवानों ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। हर दिन गुजरते दिनों के साथ लोगों की मौत का किस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद गांव में एक नई दंपत्ति रहने आते हैं। ये गांव काफी अजीब है। स्नेहा, शुरुआत में हिचक होती है पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। स्नेहा सारा सामान जगह पर लगाकर खाने की तैयारी में जुट जाती है। पानी की एक भी बूंद नहीं है। वो बर्तन लेकर कुएं पर चली जाती है, जहां गांव की औरतें उसे चेताते हुए कहती हैं। सुनो बहन, तुम्हें जितने जल की आवश्यकता है अभी भर लो, क्योंकि रात में कुएं पर आना मना है। पर ऐसा क्यों भला? अगर जान प्यारी है तो भूल से भी अपने कदम रात में यहाँ मत लेकर आना। उस रात सो चुकने के बाद भूतिया बच्चे छलावे भरी आवाज में रोना मचाते हैं, जिसके चलते स्नेहा की आंख खुल जाती है। अरे इतनी रात है, ये किसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं? आवाज का पीछा करते हुए उसके कदम कुएं पर आ जाते हैं। तभी भूतिया बच्चों की आवाज एकदम से शांत हो जाती है। आवाज तो यहीं से आ रही थी। लगता है किसी का बच्चा कुएं में गिर गया है। जैसे वो कुएं में झांकती है तभी 3-4 भूतिया बच्चे पानी के बीचों बीच डुबकी लगाकर हंसने लगते हैं और स्नेहा को अंदर खींचकर फाड़ खाते हैं और पेट भरते ही उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसका मांस तो बड़ा ही लाजवाब और मजेदार था। मजा आ गया। छोटा बच्चा जानकर सभी हम भूतिया बच्चों का शिकार इस मौत के कुएं के पास चले आते हैं। सवेरे पूरा गांव कुएं के इर्द गिर्द जमा होकर बातें कर रहे थे। कुएं के बीचों बीच स्नेहा का शव बुरी अवस्था में तैर रहा होता है। स्नेहा, नहीं नहीं, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अरे कल कितना समझाया था इसे कि आधी रात कुएं पर ना आए। वही हुआ जिसका हमें डर था। क्या क्या मतलब है आप सबका? ये कुआं शापित है। कुछ सालों से इस कुएं पर कुछ भूतिया बच्चों का साया मंडरा रहा है। जो कोई भी उनके मोह जाल में फंस जाता है वो उसे अपनी चपेट में ले लेते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक दुखद घटना छिपी है। जबलपुर गांव का मुखिया था कामेश्वर। पूरे गांव पर उसी की रिवायत की धौंस जमी हुई थी। गांव 2 तबकों में बटा हुआ था, जहां अमीर वर्ग के लोग बड़ी हवेलियों में ऐशो आराम से रहते थे, वहीं गांव के गरीब गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर थे। समय के साथ उन्होंने भी अपने आप को स्थिर कर लिया। गरीबी की शिकार रह गई तो सिर्फ मुंद्रिका, जिसके 3 बच्चे थे। उसका पति माइकल दिन भर शराब के नशे में चूर रहता था। माइकल, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकते। साले छोड़ मेरा पैर, वरना यही जमीन में गाड़ कर रख दूंगा। अब मेरा तुझसे मन भर गया है। मुद्रिका के लाखों मिन्नतों के बावजूद भी माइकल उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। लगता है मेरे भाग्य में कोई सुख की रेखा थी ही नहीं। मरना भी चाहूँ तो मर नहीं सकती। मैं अपने बच्चों की खातिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? उसके कुल 4 बच्चे थे। एक 6 माह का बेटा, एक 1.5 साल की बेटी और 2-3 वर्ष के अंतराल के बच्चे। वो उन्हें लेकर दर दर काम की खातिर भटकती है, लेकिन हर जगह उसके हाथ केवल निराशा लगती है। अंत में वो मुखिया के घर आती है। मुखिया जी, मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपने नन्ही बच्चों का पेट पाल सकूं। क्रूर मुखिया ऐसा सुनकर गुस्से से भौएं चढ़ाकर बिगड़ते स्वर में कहता है, नीच बदजात औरत, मेरी दहलीज पर कदम रखने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? अब क्या यही दिन रह गए हैं मेरे कि तुझ जैसी नीची जात के हाथ का पानी पीऊं? अपनी इन नाली के कीड़ों को लेकर दफा हो जाए यहाँ से, समझी? मुद्रिका की अंतिम आशा भी टूटकर बिखर जाती है। मेरे पास मौत को गले लगाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं। और अंत में वो अपने जीते जागते बच्चों को कुएं में फेंककर खुद भी कूदकर जिंदगी से हार मान लेती है। और तब से ये गांव उन भूतिया बच्चों के कहर से जूझ रहा है। सब कुछ उस मुखिया के चलते है। सभी के गुस्से का प्रकोप मुखिया पर टूट पड़ता है। वो मुखिया के संग कुएं पर आते हैं। तभी मौसम करवट लेता है और चुड़ैल कहती है, तेरे जादू भाव के चलते मैंने अपने दूध मुहे बच्चों के खून से अपने हाथ रंग लिए।
मुझे माफ कर दो मुद्रिका, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी। एक औरत होकर भले ही मैं तुझे माफ कर देती, पर एक माँ होने के कारण तुझे माफी नहीं मौत की सजा मिलेगी। मुद्रिका, उसके किए की सजा इसे कानून देगा। इसे तो मैं अपने ही हाथों से मारूंगी। चुड़ैल की आंखों में मानो खून उतर आता है और वो मुखिया की गर्दन उखाड़कर फेंक देती है, जिसे खाकर सभी भूतिया बच्चे अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर गांव वालों के कदम डर से पीछे की तरफ सरकने लगते हैं। डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आ जाओ बच्चों, अपनी माँ के पास आ जाओ। सभी भूतिया बच्चे घुटनों के बल चलकर चुड़ैल की गोद में समा जाते हैं और चुड़ैल कहती है, आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ, मुझे चलना होगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने भूतिया बच्चों के संग ओझल हो जाती है, जिसके बाद गांव के निवासी बेखौफ होकर कुएं से पानी भरने लगते हैं। एक गांव में अवंतिका अपने पति बिरजू के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, जैसे तैसे अपना घर का खर्चा चला रहे थे। अवंतिका झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और बिरजू जूतों की फैक्ट्री में काम करता था। ऐसे ही एक दिन बारिश आती है तो उनकी छत से जगह जगह से पानी टपकने लगता है। हे भगवान, हमारी हल्की सी झोपड़ी बरसात का पानी बर्दाश्त नहीं कर पाती। सारा आटा भीग गया, दाल भी सील जाएगी। अब पानी से नुकसान हो गया जी हमारा तो। यही तो मैं कह रहा हूँ, अब घर बनवाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, पर हम दोनों मिलकर भी करना चाहें तो बहुत वक्त लग जाएगा घर बनाने में। क्या करूँ? वो तो छोड़िए, ये बारिश भी तो रुकने का नाम नहीं ले रही है ना। अगर इसी बारिश हुई तो इस घर की ईंटें भी टूटने लगेंगी। अब तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ, बस किसी तरह रात कट जाए। ऐसा कहकर वो सो जाते हैं कि आधी रात में तेज बारिश होने से उसके घर का छप्पर टूटकर गिर जाता है। वह दोनों बच जाते हैं। खिड़की से बाहर देखते हैं तो बाढ़ आने की संभावना काफ़ी पैदा हो चुकी थी। ये देखकर दोनों कहते हैं, हे भगवान, लगता है इस आधी रात में हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना बाढ़ के अंदर सब तबाह हो जाएगा हमारा। अरे तबाह तो वैसे भी होने वाला है अवंतिका। जल्दी से जो राशन पानी है या जो ले जा सकते हैं वो ज़रूरी सामान जल्दी से ले लो। हम दोनों मिलकर उठा लेंगे, हमें अभी निकलना होगा। हाँ, मैं करती हूँ। ऐसा कहकर वह अपना ज़रूरी सामान ले लेते हैं और घर से आधे पानी में निकल जाते हैं। तभी बारिश के साथ तेज़ तूफान भी आने लगता है, जिससे उनकी बची कुची झोपड़ी भी उनकी आंखों के सामने ढह जाती है। बहुत देर चलने के बाद उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलता। तभी बिरजू कहता है, हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतनी देर से चले ही जा रहे हैं, कहाँ जाएं? अपना घर भी तो नहीं रहा ना अब। अजी, मैं एक जगह जानती हूँ। वो कल जब मैं फाटक से आ रही थी तो उससे थोड़ी दूर पर एक खाली ट्रेन का डिब्बा था। इस वक्त हमारे अभी वही काम आ सकता है, चलिए। अवंतिका की बात सुनकर बिरजू भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ वह ट्रेन के खराब डिब्बे में अंदर बैठकर कहते हैं, शुक्र है जी, बाहर के इतने तेज तूफान बारिश वाले मौसम से हम बच गए। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो अवंतिका, इसकी तो सीट भी अच्छी है और यहाँ चद्दर भी मिल गई। मुझे लगता है आधी रात हो रही है, अब हमें सोना चाहिए, कल की कल देखेंगे। जी बिल्कुल। इस तरह से वह दोनों ट्रेन की सीट पर सो जाते हैं। अगले दिन अवंतिका उठकर अपने बचे कुचे लाए राशन से चूल्हे पर खाना बनाती है, जिसे दोनों मिलकर खाते हैं। अरे वाह, इस ट्रेन घर में खाना खाकर मजा ही आ गया। और रात को ना हमें ठंडी लगी, ना कोई पानी गिरा हमारे ऊपर। सच में ये जगह बहुत अच्छी है हमारे रहने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जब तक हम नया घर नहीं बना लेते, इसी ट्रेन के डिब्बे में रहेंगे। अब से यही हमारा घर है। अरे 9 बज गए, अब हमें अपने अपने काम पर जाना चाहिए। पैसों की भी तो ज़रूरत है ना इस समय हमें। हाँ बिल्कुल। इस तरह दोनों रेल के डिब्बे का दरवाज़ा बंद करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं और शाम को एक साथ वापस आते हैं। जब अवंतिका खाना पका रही थी तो बिरजू अपने मालिक से लाए पैसे गिन रहा था। वहीं 2 चोर चाकू लिए खिड़की से उन्हें देखकर कहते हैं, ओहो, इनके पास पैसे हैं मग्गू, चल जाकर छीन लेते हैं, एक दारू की अच्छी बाटली आ जाएगी। हाँ जग्गू, ऐश करेंगे आज रात चखना खाकर। ये बोलकर उनके ट्रेन घर में वो दोनों चोर घुस जाते हैं और चाकू के बल पर कहते हैं, ए चल पैसा निकाल, वरना तू जान से जाएगा, समझा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह अंदर आने की? निकलो बाहर। जल्दी पैसा निकाल कर दे, वरना देखना। ये हमारी मेहनत का पैसा है, चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, पर हम भी आज जश्न मना कर रहेंगे।
दोनों आदमी उनसे पैसे की खींचातानी करते हैं। ना मिलने पर जग्गू मग्गू उन्हें चाकू से मारकर फरार हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों चुड़ैल और भूत बनकर कहते हैं, इन लोगों ने हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, मैं छोड़ूंगी नहीं इन्हें। चलो इनका भी अंतिम संस्कार करें। दोनों भूत और चुड़ैल दारू पीते हुए उनका गला पकड़कर मार देते हैं। इसके बाद वह वापस अपने ट्रेन घर में आते हैं और छोटी छोटी चीज़ों से अपने ट्रेन घर को सजाकर कहते हैं, अवंतिका, हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, पर मैं अपने ट्रेन घर से दूर नहीं होना चाहता। आप चिंता क्यों करते हैं, हम अपने ट्रेन डिब्बे को चलती हुई ट्रेन से जोड़ देंगे, जिसके बाद हम अपने ट्रेन घर में सैर करते हुए जगह को घूमेंगे। अरे वाह, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा कहकर भूत और चुड़ैल आती हुई एक्सप्रेस ट्रेन से अपने ट्रेन रेल घर को जोड़ देते हैं, जिसके बाद वह मजे करते हुए ट्रेन की खिड़की से बाहर के नज़ारे देखते हैं। अरे वाह, क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है और इतना अच्छा नज़ारा भी देखने को मिल गया ट्रेन घर की मदद से। हाँ बिल्कुल। अरे ट्रेन रुक गई, चलिए बाहर जंगल में चलते हैं, थोड़ा वहाँ रहेंगे। तभी वो दोनों अपने ट्रेन घर को उस ट्रेन के बाकी डिब्बों से हटा देते हैं। बहुत देर हो गई, भूख लग रही है, हमें जंगल में जाकर शिकार करना चाहिए। हाँ चलिए। ये कहकर दोनों शिकार करते हैं कि उस जंगल के भूत और चुड़ैल ट्रेन घर को देखकर सोच में डूब जाते हैं और उसकी छत पर चिपक जाता है। तो कोई खिड़की से, तो कोई ना कोई भूत चुड़ैल ट्रेन के हर जगह को देखकर घूर रहे थे और कह रहे थे, अरे अजीब सी चीज क्या है जिसमें रहने का भी सम्मान है। मोहिनी, पता नहीं, कुछ अद्भुत ही लग रहा है। लगता है ये ट्रेन का हिस्सा है जो यहाँ रह गया। हमें इसे चलाना चाहिए, पर मुझे इसका हैंडल नहीं दिख रहा, तो चलाऊं कैसे? अरे तुम पागल हो, इसमें हवा भरेगी, शायद इसके पहियों की हवा निकल गई होगी। नहीं नहीं, हो सकता है ये हवा में उड़े या नाव बन जाए। लगता है तुम सब पागल हो, कभी ट्रेन नहीं देखी क्या? ट्रेन का डिब्बा है, चलो अंदर चलते हैं। वो सभी भूत और चुड़ैल अंदर जाकर उस ट्रेन के हर चीज को छूने लगते हैं, घूरते हैं और अपनी ताकत से ट्रेन को सरकाने लगते हैं। तभी अवंतिका चुड़ैल और बिरजू भूत अपने ट्रेन घर को हिलता देख कहते हैं, अरे हमारे घर को कौन ले जा रहा है? रोको। अगर ये चला गया तो हम कहाँ रहेंगे, रोको जल्दी। दोनों अपने ट्रेन घर को बचाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि उनकी तरह ही वहाँ भूत और चुड़ैल मौजूद हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे ट्रेन घर को कहाँ ले जा रहे हो? क्या ये तुम्हारा ट्रेन घर है? हमने कभी भी ऐसा ट्रेन घर नहीं देखा। क्या तुम हमें इसके मजे करवा सकते हो? अरे अपनी शक्ल देखिए आईना में, जो ट्रेन घर के मजे करोगे। फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा, कबाड़ी जैसी शक्ल के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे कहने की? फिर हम तुम्हारी ट्रेन घर नहीं देंगे। ऐसे कैसे नहीं दोगे हमारा ट्रेन घर? तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। चलो निकलो हमारे ट्रेन घर से। अजी कद्दू, शक्ल तो तुम्हारी भी इतनी अच्छी नहीं है जो इस ट्रेन में घर में रहो। आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। आज न छोड़ूंगा तुझे दम दमादम, दिल में है तूफान भरा दम दमादम। इस तरह सभी भूत और चुड़ैल आपस में ट्रेन घर के लिए लड़ने लगते हैं। क्या होगा आगे दोस्तों? आखिर कौन से भूत और चुड़ैल जीतकर ट्रेन घर को हासिल करेंगे? जानने के लिए अगले भाग के लिए बने रहें।